हेलो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कल पहली क्लास आपकी अपलोड हो चुकी है क्लास 12th मैथमेटिक्स की, जिसमें मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन आपको कराया था पूरा कि क्या क्या इसके अंदर टर्म्स यूज होती हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं। पहली बात तो इसकी डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स मैंने आपको बताई थी, ठीक है। फिर टेबलर मेथड आया था, उसके बाद मैट्रिक्स कैसे बनी थी ये सब मैंने आपको बताई थी, उसका फॉर्मेट क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी हम जान चुके थे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात की थी हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स की कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट हैं, अगर हमें उसका ऑर्डर गिवन है तो उसके अंदर कितने एलिमेंट होने चाहिए, ये बात हमने यहाँ पर सीखी थी। उसके बाद हमने सीखा था कि किसी भी एलिमेंट की जो प्लेस का नाम होता है वो हम कैसे लिख पाएंगे, ठीक। कुछ ऐसे ही सीखा था। ये A11 जो आया था यहाँ पर किस प्रकार से आया था, यहाँ पर जो है वो रो 1 है और कॉलम 1, इस प्रकार से ए के नीचे की तरफ जो है वो हमने लिखा था रो की वैल्यू पहले और उसके बाद कॉलम की वैल्यू, ठीक है। देखो यहाँ पर AIJ की फॉर्म में ये यहाँ पर हमने लिखा था। आई किससे डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पर देख लो, आई से डिनोट किया हमने नेम ऑफ रो को, रो के नेम को हमने डिनोट किया, ठीक है। उसके बाद जे को नेम ऑफ कॉलम। बात क्लियर हो रही है। तो कॉलम यहाँ पर हमारा 1 था और रो भी 1 थी, इसलिए हमने A11 लिखा, यहाँ पर लिखा गया ये A11, ठीक है। फिर यहाँ पर A12 आ गया। ये सब चीज़ें आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं, उसकी लिंक आपको आई बटन पर क्लिक करके मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक था टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस। मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती हैं ये हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो सबसे पहली मैट्रिक्स जो होती है वो होती है रो मैट्रिक्स। कौन सी? रो मैट्रिक्स। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? इट हैज ओनली वन रो, मतलब इसके अंदर केवल एक ही रो होती है। अब बोलोगे ऐसा कैसे? तो देखो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये कोई एक मैट्रिक्स थी, तो इसके अंदर क्या बताया है? ओनली वन रो, यानी कि एक ही रो होगी। कॉलम कितने ही हों उस बात से कोई भी टेंशन नहीं है। तो यानी कि मान लेते हैं यहाँ पर 1 2 4, ये कॉमे नहीं लगेंगे, 1 2 4 कुछ भी एटसेट्रा, मतलब रो केवल एक होनी चाहिए उस मैट्रिक्स में, ठीक। कोई और एग्जांपल हम ले सकते हैं, यहाँ पर ले लिया। यहाँ पर देखो मैंने बताया था आपको मैट्रिक्स के अंदर या तो नंबर्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे? या तो नंबर्स मिलेंगे या फिर फंक्शंस, ठीक है। अब नंबर्स तो हमारे फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं और पॉइंट में भी हो सकते हैं। तो मैंने अभी तक आपको जो एग्जांपल्स दिए थे वो सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यू दी थी और पूरे नंबर के दिए थे, यानी कि कंप्लीट नंबर के दिए थे। तो आप यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 3/2 का भी, 3/2 कोई नंबर है, फ्रैक्शन में है, कोई बात नहीं। उसके बाद माइनस के 1 भी ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन रियल नंबर्स यहाँ पर लिख सकते हैं, हम रियल कह सकते हैं इसको, रियल नंबर्स और फंक्शंस, ठीक। यहाँ पर हम कह सकते हैं 5/7 एटसेट्रा कुछ भी, और कोई और नंबर ले सकते हैं हम, चलो 4 ले लेते हैं। ये भी हमारी एक रो मैट्रिक्स हुई। क्यों रो मैट्रिक्स हुई? क्योंकि इसके अंदर केवल एक ही रो है, एक ही रो मिलेगी, रो मैट्रिक्स वो कहलाती है। जनरली हम देखना चाहें इसका फॉर्मूला क्या बनेगा इसको डिनोट करने का, तो वो बनेगा ये, ए कोई मैट्रिक्स से उसके अंदर जो ये एलिमेंट का नाम लिखा जाएगा, इसको AIJ भी लिख सकते हैं, BIJ भी, कुछ भी आप अगर डिनोट करना चाहें देख सकते हैं। तो IJ, क्योंकि हमने इस एलिमेंट का नाम क्या होगा आप बताओ, इस एलिमेंट का नाम क्या होगा, यानी कि इस एलिमेंट के प्लेस का नाम क्या होगा। रो कौन सी है? रो आपकी फर्स्ट है और कॉलम भी फर्स्ट है, यानी कि इसका नाम क्या हो जाएगा? A1, क्योंकि आई की वैल्यू किसको डिनोट करती है? नेम ऑफ रो को, और जे की कॉलम को, कॉलम भी कौन सा हमारा? 1, तो A11 हो जाएगा, ठीक। इसने बताया कि जनरली हम इसको लिख सकते हैं BIJ या फिर AIJ भी इसको हम कह सकते हैं, AIJ, और उसका ऑर्डर जो होगा ना रो मैट्रिक्स का, वो 1/n ही होगा। अब 1/n ही क्यों होगा रो मैट्रिक्स के ऑर्डर? क्योंकि जब हम जानते हैं नंबर ऑफ रो कितनी रहेंगी इसके अंदर? ओनली 1, यानी कि कोई भी अगर ऑर्डर हो तो 1/5 हो सकती है, क्योंकि कॉलम का नंबर तो कुछ भी हो सकता है, 1/4 हो सकती है, 1/3 हो सकती है, लेकिन कभी भी ये क्या नहीं हो सकती? 2 नहीं आ सकता। यानी कि सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं सबसे पहले इस फॉर्मेट में, जब ऑर्डर लिखा जाता है तो सबसे पहले लिखा जाता है नंबर ऑफ रो। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बताया था मैंने आपको? मैंने बताया था कि नंबर ऑफ रोज
सबसे पहले मैंने लिखा था नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, ऐसे ही बताया था। तो नंबर ऑफ रोज हैं पहले लिखा हुआ, ये जो है वो रो है, ठीक है। तो यानी कि रो तो हमारी एक ही रहनी है रो मैट्रिक्स में, इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू रहेगी वो तो 1 ही रहेगी। क्रॉस एन, एन क्या है? अब जनरली मैंने आपको जो ऑर्डर बताया था, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताया था, वो बताया था एम क्रॉस एन। तो एम से क्या डिनोट होता है? एम से डिनोट हो जाता है हमारा, एक मिनट रुको, एम क्रॉस एन। तो एम से डिनोट होता है हमारा नंबर ऑफ रोज और एन से डिनोट होता है नंबर ऑफ कॉलम। तो कॉलम की जगह, कॉलम तो भाई वेरिएबल है, यहाँ पर वेरी कर सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ रो जो है वो कांस्टेंट रहती है, यानी कि 1 रहती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर रो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो 1 क्रॉस एन होगा। बात क्लियर हुई? इतनी बात आप क्लियर हो गई, समझ में आ गई? नहीं, मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ रो मैट्रिक्स का। देखो, एक मैट्रिक्स हमने सी लिखी और उसके अंदर वैल्यू जो है, एलिमेंट जो है वो केवल एक ही एलिमेंट है, वो कुछ भी हो सकता है, 5 लिख लो यहाँ पर, मान लो ये। तो यहाँ पर रो कितनी है? रो 1 है। कॉलम कितना है? कॉलम भी 1 है। हमें तो केवल रो से देखना है यहाँ पर। अगर रो 1 है, कॉलम कितने भी हों, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितने भी हो, हमें केवल रो से मतलब है। अगर रो 1 है ना, तो वो हमारी कहलाती है रो मैट्रिक्स। समझ में आ गई बात? क्या कहलाती है? रो मैट्रिक्स। बात क्लियर है? चलो अगली मैट्रिक्स पर चलते हैं। अगली मैट्रिक्स का नाम है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इट हैज ओनली 1 कॉलम। देखो, रो मैट्रिक्स में क्या था? ओनली 1 रो। कॉलम मैट्रिक्स में ओनली 1 कॉलम। तो इसका एग्जांपल हम लिखेंगे यहाँ पर। केवल हमारा कॉलम जो कितना रहना चाहिए? 1 रहना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5, 3/2, 7 एटसेट्रा, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। केवल हमें मतलब है हमारा कॉलम जो रहना चाहिए वो 1 रहना चाहिए, ठीक। तो ये हमारी एक मैट्रिक्स बन गई। कैसी मैट्रिक्स है? कॉलम मैट्रिक्स। क्यों? कॉलम का जो नंबर है वो केवल एक ही है। रो बन गई यहाँ पर 3, रो 1, रो 2, रो 2 और रो 3। बात क्लियर हो रही है कि नहीं? इसी प्रकार से अगर फिर से वही वाला एग्जाम्पल लेना चाहें, कोई मैट्रिक्स है बी और इसके अंदर एक एलिमेंट रखा हमने 7, तो यहाँ पर रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है कि नहीं? तो हमें तो यहाँ पर हम देखना चाह रहे हैं कि केवल कॉलम 1, अगर हम इस मैट्रिक्स को देखना चाहें तो यहाँ पर कॉलम भी 1 है और रो भी 1 है, यानी कि इसको हम रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स की भी प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई कर रही है कि ओनली 1 कॉलम होना चाहिए, और रो मैट्रिक्स की भी, ठीक है। ये मैट्रिक्स सभी के अंदर काउंट होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी, डायगोनल मैट्रिक्स भी, सभी के अंदर काउंट होगी, ठीक है। अभी आगे पता चलेगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती हैं। उसके बाद इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा इसे डिनोट करने का? तो अगर बी कोई मैट्रिक्स है तो उसका जो एलिमेंट का जो प्लेस नेम होगा वो कैसा होगा? BIJ, और m×1 के जो उसका ऑर्डर होगा ना वो क्या होगा? m×1। क्यों m×1 क्यों होगा यहाँ पर? देखो, m क्या होता था? नंबर ऑफ रोज, है कि नहीं? और n क्या होता था भाई? m×n ही तो लिखते हैं हम, जनरल फॉर्मूला जो होता है ऑर्डर का। तो m की वैल्यू यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ रोज, जो कि वेरिएबल है यहाँ पर। किसके केस में? कॉलम मैट्रिक्स के। क्योंकि यहाँ पर जो है नंबर ऑफ रोज वेरी कर सकती हैं, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम जो है वो कांस्टेंट है, जो कि 1 ही है। अगर नंबर ऑफ कॉलम इंक्रीज हो गया, 1 से ज़्यादा हो गया, इसका मतलब वो कॉलम मैट्रिक्स नहीं रही। समझ में आ गई बात? इसलिए इसका जो फॉर्मूला होता है ऑर्डर का वो m×1 होता है। m की वैल्यू आपकी वेरी कर सकती है। बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं? चलो बढ़ते हैं नई मैट्रिक्स पर। नई मैट्रिक्स का नाम है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में अब हम जानेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या मतलब है? देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है इट हैज इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, यानी कि रो के भी नंबर जितने भी हैं और जितना भी कॉलम नंबर है वो सारे के सारे कितने रहने हैं? इक्वल रहने हैं। अगर हमारे पास 2 कॉलम हैं तो 2 ही रो रहेंगी, यानी कि उसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर क्या होगा स्क्वायर मैट्रिक्स का? 2×2। इसी प्रकार से अगर 3 रो हैं तो 3 ही कॉलम होंगे। यानी कि हम देखना चाहते हैं कि जनरल फॉर्मूला जो बना हमारा वो होता था m×n, लेकिन यहाँ पर n की वैल्यू भी m के बराबर है कि नहीं? यानी कि हम कह सकते हैं m×m। इसका क्या होता है?
ऑर्डर का जनरल फॉर्मूला हो जाता है। अब इसके एग्जाम्पल मैं आपको लिख करके दिखाता हूं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल मान लेते हैं ए कोई मैट्रिक्स थी के अंदर 1 2 3 7 6 या 3/2 कुछ भी नंबर ले सकते हैं हम। तो देखो यहाँ पर कितनी रो हैं, तो यहाँ पर तो ये नहीं बन पाया अभी, रुको एक मिनट, एक रो और बनानी होगी क्योंकि हमने कॉलम कितने ले लिए, कॉलम 3 कर दिए ना, तो एक रो और बना लो, -1 5 4। ये देखो तो रो कितनी हो गई, एक रो, 2 रो और 3 रो। ठीक, इसी प्रकार से कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। ठीक है, 3 ही कॉलम है हमारे पास और 3 ही रोज हैं, यानी कि m क्रॉस m का यहाँ पर हमारा ऑर्डर बन चुका है, क्योंकि n की वैल्यू भी सेम ही तो है, लिख सकते हैं हम इसे m क्रॉस m। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं। यानी कि हमें एक बात समझ में आई कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो है उसके कॉलम उतने ही होंगे जितनी उसकी रोज होंगी, या फिर कह सकते हैं उतने ही रोज होंगी जितनी उसके कॉलम होंगे। बात खत्म। एक एग्जांपल और ले सकते हैं हम, बी कोई मैट्रिक्स है, इसको यहाँ पर लिख लो 1 5 8 9। ये भी तो आपका क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों, यहाँ पर रो 1 रो 2 और कॉलम देख लो आप, कॉलम 1 और कॉलम 2, यानी कि दोनों के दोनों बराबर हैं, कॉलम की संख्या भी उतनी ही है और रो की संख्या भी उतनी ही है। समझ में आ रही बात। फिर से वही एग्जाम्पल जो मैं बता रहा था आपको, एक मैट्रिक्स कैसी, जिसके अंदर कोई भी एक ही एलिमेंट लिखा होता है, इसके अंदर रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है, यानी कि हम कह सकते हैं ये भी एक हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी होती है, रो मैट्रिक्स भी, डायगोनल मैट्रिक्स भी और कॉलम मैट्रिक्स भी, सब कुछ हो सकती है। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। अगर आपके वाकई में बात समझ में आ रही है तो अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर जरूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि चैनल को जब तक आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस नहीं करोगे तो नेक्स्ट वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जा पाएगा। ठीक है दोस्तों, अपने दोस्तों में इसको यहाँ पर शेयर जरूर करना है। ठीक है, चाहे तो अभी वीडियो को पॉज करके अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, अन्यथा जब वीडियो कंप्लीट हो जाए उसके बाद अपने दोस्तों को शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट मैट्रिक्स का नाम है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी होती है ये सब हम अब जानने वाले हैं। देखो डायगोनल मैट्रिक्स का क्या है, इसके जो भी डायगोनल प्लेस पर जो आएगी ना वैल्यू, वो तो होगी कुछ जीरो से अलग, और अगर डायगोनल प्लेस पर वैल्यू नहीं है तो वो जीरो ही होनी है। यानी कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो। यानी कि नॉन डायगोनल, डायगोनल पर नहीं है जो, वो सारे के सारे जीरो हों। जैसे कि एग्जांपल हम लिख सकते हैं, यहाँ पर ए मैट्रिक्स है हमारे पास और यहाँ पर लिख सकते हैं 5 7 9, सॉरी एक मिनट रुको, कोई मैट्रिक्स है हमारे पास और इसके डायगोनल लिख लो पहले 5 8 9, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर लिख लिया डायगोनल। अब बाकी जो भी प्लेस है वहाँ पर जीरो रख दो, ये वाला नंबर तो यहाँ आएगा और ये 0 0 0। यहाँ जो आपका ये डायगोनल बना, ये देखो इसकी वैल्यू तो आपकी कैसी है, नॉन जीरो है, लेकिन अगर कोई डायगोनल से अलग वैल्यू है वो सारी की सारी जीरो हैं। समझ में आई। यानी कि इसने कहा था कि नॉन डायगोनल प्लेस पर अगर कोई वैल्यू है, नॉन डायगोनल प्लेस पर कोई वैल्यू है तो कैसी कैसी होंगी, जीरो होंगी, और डायगोनल प्लेस पर, डायगोनल प्लेस पर कैसी होंगी, डायगोनल प्लेस पर होंगी नॉन जीरो। ठीक है, और हमेशा हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स जो होगी आपकी कैसी होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ये देखो स्क्वायर मैट्रिक्स की सारी प्रॉपर्टी इसके अंदर होती हैं, यानी कि कभी भी इसकी रोज और कॉलम का जो नंबर होगा वो अलग नहीं हो सकता। 3 रोज हैं और 3 ही आपके कॉलम मिलेंगे। ठीक है, 3 ही आपके कॉलम मिलेंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं, यहाँ पर बी कोई मैट्रिक्स है आपकी 2/2 की, इसकी हम बना रहे हैं 2/2 की, यानी कि 2 ही रो हैं और 2 ही कॉलम है। तो हमारा यहाँ पर 5 हो गया एक एलिमेंट और इसको 9 लिख लेते हैं, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 हो गया, सिंपल। ये हमारा यहाँ पर डायगोनल बन चुका है।
ये हमारा डायगोनल बन चुका है, ठीक है, जिसकी वैल्यू जो है वो नॉन जीरो है, और जो विदाउट डायगोनल है वो यहाँ पर जीरो है। तो बातें आपको क्लियर हो रही होंगी मेरे ख्याल से, कहीं भी कोई भी डाउट आपको नहीं रह रहा होगा। नेक्स्ट मैट्रिक्स का नाम है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का क्या सीन है? देखो, स्केलर मैट्रिक्स का कुछ भी सीन अलग नहीं है। इसने कहा है आ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स, मतलब कि कोई अगर डायगोनल मैट्रिक्स है उसको हम कब कह सकते हैं स्केलर मैट्रिक्स? इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। नहीं आई बात समझ में? चलो कोई बात नहीं, अभी आ जाएगी समझ में। देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल जब हम लेंगे ना यहाँ पर, तब आपको सब कुछ क्लियर होने वाला है। एक एग्जाम्पल हमने लिया ऐसा जिसके क्या बोला है इसने, कोई डायगोनल मैट्रिक्स ही कहलाएगी स्केलर मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए सिंपल सी बात है, ये जो वैल्यू होंगी ना आपकी डायगोनल की, ये नॉन जीरो होनी चाहिए, यानी कि बाकी की सारी क्या होनी चाहिए? जीरो। तो 3/3 की हम इसको बना रहे हैं। तो 3/3 के लिए यहाँ पर जीरो रखो, यहाँ पर जीरो रखो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो और यहाँ पर जीरो। यहाँ पर जीरो नहीं आएगा क्योंकि ये डायगोनल है हमारा। डायगोनल कहाँ है हमारा? ये यहाँ पर डायगोनल होगा कि नहीं? तो इस हिसाब से हम देखना चाहें तो इसने अभी कंडीशन क्या रखी थी कि एक डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स तब कह सकते हैं जब उसके डायगोनल पर जो है ना, जो वैल्यू होगी वो सबकी सब सेम होनी चाहिए। यानी कि अगर एक जगह 2 लिखा गया ना डायगोनल पर, तो सारी की सारी जगह 2 ही आना चाहिए, इसने ये कहा था। तो यानी कि अगर हमने यहाँ पर 2 रख लिया तो ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 2। तो देखो डायगोनल मैट्रिक्स तो है ये, डायगोनल मैट्रिक्स की तो सारी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। क्यों? डायगोनल मैट्रिक्स में बोला था कि उसके जो डायगोनल्स होने चाहिए ना, वो केवल और केवल नॉन जीरो होना चाहिए और बाकी सारे पार्ट जीरो होने चाहिए। तो वाली प्रॉपर्टी तो पूरी है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और दी गई हमें स्केलर मैट्रिक्स की कि डायगोनल जो है उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें √3 वैल्यू यहाँ पर रखी गई है डायगोनल पर, √3, बाकी सारी वैल्यूज जीरो है। एनसीईआरटी बुक में आपको ये एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा। फिर से वही हम स्पेशल एग्जाम्पल लेते हैं जिसका नाम है यहाँ पर, यानी कि एक ही एलिमेंट वाला, कुछ भी ले सकते हैं 3। इसका देखो डायगोनल भी यही है, सिंपल सी बात है। ये वाली जो मैट्रिक्स है ना, ये तो सबके लिए है, सभी के लिए है, ठीक है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? यानी कि हम कह सकते हैं इसके जो वैल्यूज होंगी, इसकी जो हमारी स्केलर मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू अगर i = j है तो उसकी वैल्यू सबकी सेम होंगी, सेम। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात i = j? क्योंकि यहां पर हमने लिखा था aij, इसी प्रकार से डिनोट करते हैं हम इसका नाम, इस किसी भी प्लेस का नाम किस प्रकार से करते हैं? aij। तो i यहां पर क्या है? 1, और j भी क्या है हमारा? 1, क्योंकि कॉलम की वैल्यू भी उतनी है। तो यानी कि a11 जब i और j की वैल्यू 1 बराबर रहेगी ना, इक्वल, तो वो सेम होगी। क्यों? यहाँ पर देख लो इसको, ये क्या होगा? रो नंबर 2 और कॉलम नंबर भी 2, तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा? a22। तो देखो यहाँ पर i और j इक्वल होगा कि नहीं? यानी कि जो वैल्यू a11 पर थी वही वैल्यू a22 पर रहेगी, वही वैल्यू a33 पर रहेगी, ठीक है। इसका नाम क्या होगा? a33। समझ में आ रही है बात है? कोई दिक्कत? कहीं भी अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या फिर अपनी प्रॉब्लम को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको जल्दी से जल्द उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँ। बढ़ते हैं नई मैट्रिक्स पर जिसका नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या सीन है, आप एग्जाम्पल से समझो पहले। ये आपके पास कोई मैट्रिक्स थी, ठीक है, 2x2 की बना लेते हैं, चलो इसको अभी पहले। यहाँ पर 1 लिखा हमने, यहाँ पर 0 लिख लिया, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1। एक मैट्रिक्स और बना लेते हैं, 3x3 की बना लेते हैं, 3x3 की। इसका क्या सीन है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसमें कहा गया है अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स इन द डायगोनल आर ऑल 1। देखो क्या बोला गया? ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही, क्योंकि यहां पर देख लो m = m है कि नहीं, m × m वाला जो ऑर्डर है वो फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स तब कहला सकती है
जब उसके डायगनल्स के जो एलिमेंट है ना वो सारे के सारे 1 हों और रेस्ट ऑल आर जीरोस, और बाकी जितने भी बचे एलिमेंट्स वो सारे के सारे 0 हों, तो हम कह सकते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर तो यहाँ पर वैल्यू कुछ भी रख दो, यहाँ पर 0 के अलावा भी कुछ भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम देखो यहाँ पर इससे कंपेयर करते हैं। पहले हमने सीखी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर क्या था, हमारे जो रो और कॉलम्स के नंबर हैं वो सारे के सारे इक्वल होने चाहिए। ठीक है, इतना ही मतलब था हमें केवल स्क्वायर मैट्रिक्स से। उसके बाद आए हम डायगोनल मैट्रिक्स पर। डायगोनल मैट्रिक्स ने कहा कि आपके रो और कॉलम्स के नंबर तो इक्वल होने ही चाहिए, उसके साथ साथ जो डायगोनल्स पर हैं जो वैल्यू, केवल वही नॉन जीरो वैल्यू होनी चाहिए, बाकी सारे के सारे प्लेस पर 0 हों। समझ गए बात। उसके बाद आए हम स्केलर मैट्रिक्स पर। स्केलर मैट्रिक्स ने कहा कि आपके पास जो भी वैल्यू होगी ना यहाँ पर, वो सारी की सारी सेम होगी। किस पर? डायगोनल पर, बाकी सारे के सारे 0 हों। ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स ने कहा कि डायगोनल पर जो वैल्यू होगी वो केवल 1 होगी, बाकी सारी जगह 0 होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्या लिखना चाहूँगा मैं यहाँ पर, स्क्वायर मैट्रिक्स। थोड़ा सा आपको कंपेयर करके मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। स्क्वायर, उसके बाद हमने पढ़ी डायगोनल, फिर हमने पढ़ी स्केलर, और लास्ट में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर आइडेंटिटी की यहाँ पर ही लिख देता हूँ मैं। ठीक है। स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी थी? तो इसके ऑर्डर जो होना चाहिए वो सेम रहना चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इतनी ही बात थी। ठीक है, कंफ्यूज मत हो। अब देखो ये सारी की सारी जितने भी नीचे वाली आएंगी ना, ये स्क्वायर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स ने क्या कहा, स्क्वायर मैट्रिक्स वाली प्रॉपर्टी तो हमें चाहिए, और हमें एक बात और कह दो कि डायगोनल प्लेस पर जो वैल्यू हो ना, डायगोनल प्लेस पर जो वैल्यू हो वो सारी की सारी कैसी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए हमारी नॉन जीरो। ठीक है। और बाकी सारी कैसी होनी चाहिए, रेस्ट ऑल आर 0। डायगोनल प्लेस पर नॉन जीरो वैल्यू होनी चाहिए और बाकी जितने भी प्लेस बचे उस पर 0 होना चाहिए। ये टी है, कभी आप प्लस समझो। ठीक, रेस्ट ऑल आर 0। इतनी बात क्लियर। उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स आई। स्केलर मैट्रिक्स ने कहा कि हमें भी स्क्वायर मैट्रिक्स वाली प्रॉपर्टी चाहिए, और हमें डायगोनल प्लेस पर जो वैल्यू हो, डायगोनल प्लेस पर वैल्यू जो हो वो सारी की सारी सेम होनी चाहिए, आर सेम। ठीक है, ये आपको समझना है यहाँ पर। इसने क्या कहा, स्क्वायर मैट्रिक्स ने नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। डायगोनल ने कहा कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स तो हमें चाहिए ही, लेकिन हमें डायगोनल प्लेस पर नॉन जीरो वैल्यू चाहिए और बाकी जितने भी प्लेस हैं वहां पर 0 चाहिए। ठीक है। उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स ने कहा कि डायगोनल प्लेस पर हमें इक्वल वैल्यू चाहिए, नॉन जीरो ही होनी चाहिए और चाहिए भी हमें इक्वल। ठीक है, सारी की सारी सेम और बाकी सब जगह 0। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोली कि हमें जो है, हमें भी स्क्वायर मैट्रिक्स वाली प्रॉपर्टी चाहिए, लेकिन साथ में क्या चाहिए, डायगोनल प्लेस पर जो चाहिए, डायगोनल प्लेस पर हमें वैल्यू चाहिए 1 की। 1 चाहिए हमें, 1 ओनली, बाकी कुछ नहीं, और बाकी जगह 0। रेस्ट ऑल आर 0। मेरे ख्याल से अब आपको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। ठीक है, जब सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा इसकी PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ जाना, टेलीग्राम पर सर्च करना नवोदय स्टडी पॉइंट विदाउट स्पेस के, आपको वहाँ पर जुड़ जाना है। यही लोगो आपको वहाँ पर भी मिलेगा। ठीक है, और बाकी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से भी लिंक से जा करके वहाँ पर टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। मैंने आपको टेलीग्राम की लिंक प्रोवाइड करा दी है। बातें क्लियर हो रही हैं कि नहीं? अब आ जाती है बारी जीरो मैट्रिक्स की। देखो जीरो मैट्रिक्स बहुत ही प्यारी है। जीरो मैट्रिक्स कहती है कि एक मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स जब कह सकते हैं, या फिर नल मैट्रिक्स भी है इसका नाम। क्या? नल मैट्रिक्स, NULL मैट्रिक्स। ठीक है,
कि हम एक मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स तब कह सकते हैं जब इसके सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो हों, कितने भी एलिमेंट हों उसके अंदर, लेकिन हमें सारे के सारे जीरो हों। उसका ऑर्डर क्या होगा उस बात से भी हमें कुछ नहीं लेना, ठीक है। जैसे क्या, एक एग्जांपल सिंपल जो ये वाला है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल 0 0 0 0 0 0, मतलब कि कोई भी एलिमेंट नॉन जीरो नहीं होगा इसका, ठीक है। कोई भी एलिमेंट नॉन जीरो नहीं होगा। ये सब क्या है, ये सब हमारी जीरो मैट्रिक्स हैं, ठीक है। बातें क्लियर हो रही हैं कि नहीं। इसके ऑर्डर से मतलब नहीं है इसे कि स्क्वायर मैट्रिक्स वाला ऑर्डर चाहिए, m इक्वल टू m मतलब कि 2/2 या फिर 3/3, ऐसा कुछ नहीं है। इसके तो ऑर्डर कैसा भी हो, लेकिन सारे एलिमेंट जीरो चाहिए बस। अब चलो हम सीख लेते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का क्या कॉन्सेप्ट है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कहती है कि दो मैट्रिक्स आपकी इक्वल जब हो सकती हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। इसकी दो कंडीशन है, देखो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है ऑर्डर्स आर सेम, ठीक है। यानी कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर पहली मैट्रिक्स का, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर आपका 3x2 है, तो बी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर आपका 3x2 ही होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन थी पहली। तो दूसरी कंडीशन क्या कही इसने कि जिस प्लेस पर ए मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है उसी प्लेस पर बी मैट्रिक्स का भी एलिमेंट वही होना चाहिए। नहीं आई बात समझ में, कोई बात नहीं। पहले इसकी लैंग्वेज यहां पर लिख लेता हूं मैं, उसके बाद आपको बताता हूं। ए आई जे इक्वल टू बी आई जे। अब ये क्या है भाई, आई जे से मैंने आपको बताया था कि कोई भी प्लेस का नाम जो लिखा जाता है वो आई जे के फॉर्म में लिखा जाता है, या फिर ए आई जे या फिर बी आई जे, इस प्रकार से, ठीक है। तो ए आई जे इक्वल टू बी आई जे होना चाहिए। अब देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 4 8 7 3, ठीक है। ये हमारी मैट्रिक्स थी। इसका ऑर्डर क्या है, 2x2 का। ऑर्डर को मैं रेड पेन से लिखता हूँ जो कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। 2x2 यहाँ पर ऑर्डर था इसका। फिर हमारे पास दूसरी मैट्रिक्स आई और उसकी जो वैल्यू थी उसकी भी सेम थी, 4 8 7 3, और उसका ऑर्डर क्या था, 2x2 ही था, ठीक है, या फिर 2/2 ही था। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम क्या कह सकते हैं कि ये इक्वल है। क्यों है इक्वल, देखो इस प्लेस पर भी वही वैल्यू है जो इस पर है। यानी कि अब यहां पर मैं सिखाना चाहता हूं आपको ये ए आई जे इक्वल टू बी आई जे वाला कॉन्सेप्ट। इसके एलिमेंट का इस पोजीशन पर नाम क्या होगा, इस पोजीशन पर एलिमेंट का नाम क्या होगा, ए आई जे से हम इसको डिनोट करते हैं। तो ए आई की क्या होती थी, नंबर ऑफ रो। रो कौन सी है यहाँ पर, रो है हमारी पहली, यानी कि A1। और कॉलम कौन सा है हमारा, कॉलम भी हमारा 1 ही है। तो A11 हो गया, इसका नाम क्या हुआ, A11, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं हम, ये भी रो 1 है और कॉलम भी हमारा 1 ही है। तो इसका क्या होगा, B11। तो ये बात थी वो कि ए आई जे इक्वल टू बी आई जे होना चाहिए, यानी कि A11 इक्वल टू B11 होना चाहिए। अब A11 प्लेस पर क्या वैल्यू है आपकी 4 है, और B11 पर आपकी वैल्यू भी 4 है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए हर जगह। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 8 की जो प्लेस नाम होगा वो क्या होगा, A1 2। क्यों, पहली रो है और दूसरा कॉलम है, तो A12 हो जाएगा। इसी प्रकार से इस वाले 8 का क्या होगा, B12। तो हो गया नहीं हो गया, ए आई जे इक्वल टू बी आई जे। इस प्रकार की इसकी कंडीशन है। यानी कि कोई भी प्लेस जो है उसकी जो वैल्यूज होंगी ना, दोनों मतलब दोनों सिमिलर प्लेस पर, या फिर कह सकते हैं दोनों करस्पॉन्डिंग प्लेस पर जो वैल्यू होगी वो सेम ही होगी एवरी टाइम। समझ में आ गई बात, कोई डर किसी बात का नहीं है। चलो कोई बात नहीं, हम अब सीख लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। इसका एक क्वेश्चन करेंगे और उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है आपके पास, एक मैट्रिक्स है आपके पास जिसकी वैल्यू है, उसका पहले बात तो मैं ऑर्डर लिख देता हूँ, 3x2 ले लेते हैं, यानी कि 3 रोज हैं और 2 कॉलम है। इस बात को समझ लेना, पहले रो आती है फिर कॉलम, हमेशा इस बात को याद कर लो, रट लो इस बात को कि पहले रो ही आएगी उसके बाद कॉलम ऑर्डर में, ठीक है। तो 3 रो है हमारे पास, यहाँ पर वैल्यू लिख सकते हैं हम 1 7 8 -5 और 3
और लिख सकते हैं 0, ठीक है, 0 हमने यहाँ पर लिख लिया। देखो 3 रोज हैं और 2 कॉलम है, तो 3 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर बन चुका है। दूसरी आपके पास मैट्रिक्स जो है उसका मान क्या है, पहली बात तो 1 ही है, इधर y है और यहाँ पर a लिख सकते हैं हम, यहाँ पर -5 और यहाँ पर हम लिख सकते हैं c और यहाँ पर x, ठीक है। तो हमसे पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर y, a, c और x का मान बताओ। कंडीशन क्या दे दी उसने कि ये इफ a एंड b मैट्रिसेस आर इक्वल, इसने पहले ही हमें ये बात बता दी कि आपकी ए और बी मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल है। अब हमें वैल्यू बताओ, फाइंड एक्स, वाई, ए एंड सी। तो हम कैसे बताएंगे, देखो हम जानते हैं कि अगर कोई दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग प्लेस पर जो वैल्यूज होंगी वो कैसी होंगी, इक्वल होंगी। जैसे हमने देखा यहाँ पर 1 यहाँ पर था, तो इसी करस्पॉन्डिंग प्लेस पर 1 यहाँ पर भी है, ठीक है। और इसने कंडीशन भी दे रखी है कि हमें तो मैट्रिसेस इक्वल हैं, बस उसकी कंडीशन हमें पता होना चाहिए। मैट्रिसेस इक्वल का क्या मतलब होता है, हम जानते हैं कि करस्पॉन्डिंग प्लेस पर वैल्यूज इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर जब y है तो यानी कि इसको हम कंपेयर करेंगे प्लेस से। इस प्लेस को देखो तो यहाँ पर y है, यहाँ पर 7 है, यानी कि y की वैल्यू क्या होगी, 7, ठीक है। बात समझ में आई। इसी प्रकार से a को देखा तो इस प्लेस पर करस्पॉन्डिंग प्लेस पर 8 है, यानी कि a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8। फिर हम देखते हैं यहाँ पर c है और इस करस्पॉन्डिंग प्लेस पर 3 है, तो c की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 0। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको काफ़ी मिलेंगे एक्सरसाइज में देखने के लिए। समझ में आ रही बात, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको इस प्रकार के देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आपको कुछ भी डर नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, आपका एग्जाम्पल नंबर 4 है बुक का, उसको करते हैं, उसके बाद नई वीडियो में एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ एक मैट्रिक्स गिवन है आपको x + 3 z + 4 2y - 7 और यहाँ पर -6 लिखा हुआ है, a - 1 0, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर -21 है और यहाँ पर है b - 3, ठीक है। ये मैट्रिक्स थी। और क्या लिखा हुआ है आगे, ये इसके इक्वल है, किसके, 0 6 3y - 2 और यहाँ पर 2c + 2, यहाँ पर -3 है, यहाँ पर -6 है, यहाँ पर 2b + 4 है और यहाँ पर -21 है और यहाँ पर 0, ठीक है। कोशिश करा करो कि बिल्कुल यहाँ पर ये सीधे ही आए, मतलब आपको बिल्कुल कॉलम और रो अलग अलग दिखनी चाहिए जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो देखो इसने कंडीशन के दी है, यहाँ पर इक्वल का साइन यहाँ पर लगा हुआ है, इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स कैसी हैं, इक्वल हैं। हमें अब कंपेयर क्या करना है, सिंपल इसके करस्पॉन्डिंग प्लेस पर जो भी वैल्यूज हैं उनको कंपेयर कर दो। तो हमें क्या मिलेगा, x + 3 = मिलेगा 0, क्योंकि x + 3 इधर है, यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहली कंडीशन हमारी ये मिल गई। उसके बाद हमें मिलेगा z + 4, यहाँ पर है, यहाँ पर हमने देखा 6, यानी कि z + 4 = मिलेगा 6। उसके बाद 2y - 7 = 3y - 2, ठीक। उसके बाद यहाँ पर चाहे तो इसको आप सोल्व भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में करेंगे हम। -6 यहाँ पर है, यहाँ पर भी -6 है, तो हमें यहाँ पर तो सोल्व नहीं करना, क्योंकि हमें वैल्यूज़ किसकी लानी है, जो भी वेरिएबल्स हैं यहाँ पर x, z, y, b, इन सब की वैल्यूज़ हमें यहाँ पर लानी है, ठीक है। फिर देखा यहाँ पर a - 1 = कितना है, यहाँ पर -3 यहाँ पर 0 है और यहाँ पर लिखा हुआ है 2c + 2, तो 2c + 2 = हो गया 0। उसके बाद b - 3 = है 2b + 4 के, b - 3 = 2b + 4, -21 0 और 0, बात खत्म। इतने हमारे पास ये डाटा था। अब सिंपल हमें वैल्यूज लानी है, तो x = ये +3 इधर था, इसको राइट हैंड में लाएंगे तो ये -3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी मिली आपको, -3। इसी प्रकार से z की वैल्यू कितनी मिलेगी,
6, ये +4 इधर था, इधर लाओ तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कि 6 - 4 और z की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2। ऑल क्लियर। इस 2y को इधर ले आओ, क्योंकि यहाँ पर 3y ज़्यादा है तो इसको इधर ही रहने देते हैं। 2y को इधर लाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ये -7 इधर है और यहाँ पर -2 जो था इसको इधर लाएंगे तो पॉजिटिव, इक्वल टू 3y - 2y, यानी कि आपके पास जो वैल्यू बचेगी यहाँ पर बचेंगे -2 इक्वल टू 3y - 2y y। तो y की वैल्यू कितनी आई आपकी -2। फिर यहाँ पर देख लेते हैं, इसको सोल्व कर लो। ये b लिखा हुआ है 2b + 4, तो यहाँ पर -3 रह जाएगा इधर, उधर +4 को इधर लाएंगे तो -4 इक्वल टू 2b - b। ये वाले b को हमने उधर पहुँचा दिया, तो बचा यहाँ पर -7 इक्वल टू b। तो b की वैल्यू आपकी कितनी आई, -7। ठीक है। उसके बाद हम देखना चाहते हैं यहाँ पर कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, ये रहा। 2c इक्वल टू -2 हो जाएंगे और c इक्वल टू -2/2। तो c की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, c इक्वल टू -1। ठीक। इसी प्रकार से a इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3 + 1, यानी कि a इक्वल टू आ जाएगा आपका -2। इस प्रकार से ये आपके क्वेश्चंस कुछ आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों। इसका एक एग्जाम्पल और है, आप उसको कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा बुक है उनसे भी आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद हम चलेंगे एक्सरसाइज 3.1 के पास, जिसमें मैं पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज कराने की कोशिश करूंगा एक ही वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी एक्सरसाइज 3.1 की, और आपको केवल एक ही काम करना है। क्या करना है, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना है, इस पूरी वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है। और बस आपको एक काम और करना है, बेल आइकन को आपको ऑल पर प्रेस कर देना। ठीक है। क्यों कहता हूं मैं इस बात को, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन चाहिए होगा, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ वीडियो अपलोड हो चुकी है और आप उस वीडियो को पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अपने दोस्तों में ज़रूर इसको शेयर करना है, फ्रेंड्स में शेयर कर देना है। ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नई वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 के साथ। घर रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।